हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का वसंत भाग 3 का पाठ नंबर 3 बस की यात्रा। इस पाठ के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। इसके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जनपद के जमानी गांव में 22 अगस्त सन 1924 को हुआ था। ये हिंदी साहित्य के पहले ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को हिंदी साहित्य में एक अलग दर्जा दिया और उसे मनोरंजन की पुरानी एवं परंपरागत परिधि से बाहर निकालकर समाज कल्याण से जोड़कर प्रस्तुत किया। हरिशंकर परसाई जी की मृत्यु 10 अगस्त सन 1995 में जबलपुर मध्य प्रदेश में हुई थी। इस पाठ में हरिशंकर परसाई जी ने अपनी यात्रा का वर्णन किया है, जिसमें वो बस की यात्रा करते हैं। उस बस की जो हालत थी वो बिल्कुल जर्जर थी। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। यानी कि जो हरिशंकर परसाई जी थे उन्होंने तय किया अपने मित्रों के साथ कि वो शाम 4 बजे की बस से वो वापस चलेंगे। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। उन्हें ये लगा था कि बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफर करना नहीं चाहते थे कि इस वृद्धावस्था में से कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। यानी कि जब लेखक ने लोगों से सुना कि बस तो ऐसी है, बस वैसी है, तो उनके कहने के बाद जब लेखक ने बस को देखा तो लेखक कह रहा है कि मेरे मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी। क्यों उमड़ पड़ी? क्योंकि जो बस थी वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध मतलब जो बहुत बूढ़ी से भी ज्यादा बूढ़ा, यानी कि जो बहुत बूढ़ा होता है उसे हम वयोवृद्ध कहते हैं। तो कह रहे कि जब उनको बस को देखा, बस की जो हालत थी उससे पता लग रहा था कि बस बहुत ज्यादा ही पुरानी है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है? यह हाँ जी, और कैसे चलेगी? यानी कि जब बस काफी समय तक नहीं चली तो बस में जो बैठे हुए एक हिस्सेदार थे बस कंपनी के, लेखक ने उनसे पूछा, क्या ये बस चलती है? वो बोले, बिल्कुल चलती है। तो लेखक कहते हैं हमने उनसे कहा, हम वही तो देखना चाहते हैं कि बस चलती कैसे है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। यानी कि जब बस काफी समय तक नहीं चली तो लेखक परेशान होने लगे। तो उनके मित्र ने कहा कि मत डरो, ये चल पड़ेगी, क्योंकि अनुभवी है, क्योंकि वो जो बस है वो बूढ़ी है, वो एक उसको अनुभवी कहा गया है। तो कह रहे हैं कि नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। यानी कि जो बूढ़े होते हैं उनको ज्यादा अनुभव होता है, वो विश्वास के पात्र ज्यादा होते हैं। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी, यानी कि वो प्यार से हमें अपने गंतव्य तक ले चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वो इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। यानी कि जब वो इस बस में बैठे, क्योंकि जो जर्जर अवस्था में थी, वो उस बस में बैठने के बाद जो लोग उन्हें छोड़ने आए थे वो एकदम उनको ऐसा देख रहे थे जैसे अंतिम विदा, मतलब उनको आखिरी बार उसको देख रहे हो। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। निमित्त मतलब कारण चाहिए। यानी कि इसमें ये व्यंग किया गया है कि अगर बस में यात्रा करते हुए व्यक्ति मर भी जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आया है उसे एक बार अवश्य जाना ही होता है, और केवल जाने के लिए कोई भी एक कारण बन जाता है।
इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। यानी कि जब वो बस स्टार्ट हुई तो जो उसका इंजन था वो इतनी आवाज कर रहा था, लेखक कह रहा है ऐसे लगा कि जब इंजन चला तो वो सारे जो लोग बैठे थे वो हिलने लगे और उन लोगों को ऐसे लगा कि उनके सीट के नीचे ही इंजन है। और लेखक उसकी हालात के बारे में बता रहा है कि उस जो बस में खिड़कियों के जो कांच थे वो कम थे, यानी कि लगभग सभी जो कांच थे वो टूट गए थे और जो कुछ बचे थे वो ऐसा लग रहा था कि वो अभी उनके ऊपर गिर जाएंगे। इसलिए जो लेखक है अपने मित्रों के साथ उससे खिड़की से अलग होकर बैठ गए। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जब गांधी जी ने स्वतंत्रता के लिए हमारे आंदोलन चलाए थे, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो आंदोलन अंग्रेजों के विरोध में चलाए गए थे, अंग्रेजों का साथ ना देने के लिए चलाए गए, तो ऐसा लग रहा था लेखक को कि वो आंदोलन में उनमें भाग लिया हुआ था इस बस ने, ताकि इसको इस बारे में पता था कि उसका सहयोग देना है या नहीं देना। उसमें कहा गया ना उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, यानी कि व्यंग कर रहे हैं लेखक कि उन्होंने आंदोलन में भाग लिया था, जिससे उनको उसको बस को ट्रेनिंग मिल गई थी। इससे हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। असहयोग मतलब एक दूसरे का साथ नहीं दे रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़ आगे निकल गई, कभी लगता है कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठे हैं। यानी कि बस की जो हालत है उसके बारे में पता लग रहा है कि बस के जो सीट है वो भी बार बार हिल रही थी, क्योंकि जो बस का इंजन था वो बहुत बुरी अवस्था में था। बस की जो पूरी कंडीशन थी, बस का जो सारा ढांचा था वो सब बिगड़ा हुआ था। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। लेखक कह रहे हैं कि बस जैसे जैसे चली थी, लेकिन एक समय ऐसा आया कि बस रुक गई और जब उन्हें पता लगा कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया, ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। यहाँ पर एक फिर व्यंग किया गया है। ऐसा लगा कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को दूध की बोतल देती है, उसी प्रकार से जो बस का इंजन है उसको पेट्रोल जैसा दूध पिलाने के लिए बस की जो एक बाल्टी रखी गई थी उसमें एक पेट्रोल के लिए नली छोड़ी गई थी, ताकि जो पेट्रोल है वो बाल्टी से उसके इंजन में चला जाए। ऐसा लग रहा था जैसे अपनी माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। यानी कि लेखक कह रहा है कि थोड़ा सा बस सरकने लगी थी, थोड़ा तेज चलने लगी थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे बस का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। इसमें लेखक ने कहा है कि जो बस की जो हालत थी उसके आगे जो प्रकृति का जो दृश्य थे वो भी लेखक को अच्छे नहीं लग रहे थे, क्योंकि दोनों तरफ पेड़ थे। वो पेड़ भी लेखक को बस की जो अवस्था थी, हालत थी, उसके आगे फीके लग रहे थे। वो उनको डराने वाले लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अभी जो बस है वो किसी पेड़ से टकरा जाएगी। जब उनको झील दिखी तो ऐसा लगा कि बस उसमें गोता, यानी कि उसमें डूब जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। यानी कि जब एक बार फिर दोबारा से बस रुक गई तो ड्राइवर के लाख कोशिश करने के बाद भी वो नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो
फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। यहाँ पर जो लेखक कह रहे हैं कि जो हिस्सेदार हैं अपनी गलती को छुपा रहे थे, क्योंकि जो बस की हालत थी उसमें सुधार करने की बजाय बस को जैसे ही हालत उसकी बुरी हालत थी उसमें ही वो चला रहे थे, और उसके बाद उस पर झूठ बोल रहे थे कि ये तो फर्स्ट क्लास है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। यहाँ पर जो बस है उसको एक वृद्धा का रूप माना गया है कि जिस प्रकार से कोई बूढ़ा व्यक्ति या बूढ़ी औरत थक कर छाया के नीचे बैठ जाती है, उसी प्रकार से जो बस रूपी जो वृद्धा थी वो भी ऐसा लग रहा था कि चांदनी रात में किसी पेड़ के नीचे थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि इस बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हम इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। प्राणांत मतलब प्राणों का अंत हो जाना, अंत्येष्टि मतलब उसका जो अंतिम क्रिया होती है। लेखक कह रहा है कि हमें अच्छा नहीं लग रहा था कि अगर इसमें इसका जो इसकी मृत्यु हो गई तो हमें इसकी अंत्येष्टि यानी कि अंतिम क्रिया यहीं पर करनी पड़ेगी। यहाँ पर लेखक बहुत अच्छे से व्यंग कर रहे हैं। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई थी। यानी कि जब बस एक बार रुकी तो बार बार ड्राइवर ने भी ठीक करने की कोशिश की। जो हिस्सेदार था उसने भी उसको ठीक किया। उसको ठीक करने के बाद थोड़ी चली तो सही, लेकिन धीरे धीरे उसकी जो चाल है वो कम होती गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, यानी कि वो जो उसकी गति थी वो कम पड़ने लगी थी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी, यानी कि ऐसा लग रहा था कि वो धीरे धीरे चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो रेंगने लगी थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। यानी कि ऐसा लग रहा था कि जो पीछे से कोई भी वाहन आ रहा था, कोई गाड़ी आ रही थी, वो सारी जो गाड़ियां हैं बस को पीछे छोड़ती जा रही थी। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। यानी कि एक लेखक कह रहा है कि हम एक पुलिया के ऊपर पहुंचे तो बस का जो टायर है वो फिस हो गया, यानी कि उसका जो पंचर हो गया था। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। लेखक कह रहा है कि गनीमत ये थी कि जो बस की है स्पीड थी वो कम थी। अगर स्पीड ज्यादा होती तो नाले में वो सब गिर जाते। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। यहाँ पर जो हिस्सेदार पर व्यंग किया गया है कि वो चंद पैसों के लिए लोगों की जो जान है उसको जोखिम में डाल रहे हैं, साथ साथ वो अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। अगर वो पैसों का लालच ना करते तो टायरों की हालत को ठीक करा लेते, बस की हालत को सुधरवा लेते। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग मतलब बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का यही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर हिस्सेदार के बलिदान को कहा गया कि जो अपनी जान हथेली पर लेकर चल रहा है उसे तो किसी आंदोलन में भाग लेना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। यानी कि व्यंग किया गया है कि ऐसा महान आदमी है जो अपनी जान तो जोखिम में डाल रहा है लेकिन अपने जान के लिए एक टायर को नहीं बदलवा पाया। दूसरा घिसा टायर लगाकर फिर बस चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि जो बस की चाल थी वो बहुत कम थी और बस बार बार रुक रही थी। तो लेखक कह रहे हैं कि हमने पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि पन्ना से उन्होंने आगे ट्रेन लेनी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है, यानी कि उस लोक को दूसरे लोक में जाना। मतलब उनको लग रहा था कि हमारी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि ये जो बस है हमें पहुंचाएगी नहीं। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो जाए, हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक
चालू हो गया। यानी कि जो वातावरण इतना बोझिल हो रहा था, उसमें वो कह रहे हैं कि हम आपस में हंसी मजाक करने लगे, क्योंकि उसके अलावा उनके पास कोई भी चारा नहीं था। उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। आगे ऐसे वीडियोस लेकर फिर से आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।